हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, जैसा कि आप जानते हो हम क्लास 11th के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और क्लास 11th के एनसीईआरटी में आज जो हमारा ये इकाई 2 रहेगी, ठीक है। क्लास 11th के एनसीईआरटी में एक्चुअली इकाई 3 है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के टाइप, उनकी विशेषताएं, अपक्षय क्या होता है, वेदर क्या होता है, अपरदन, निक्षेपण, मिट्टी का निर्माण, भू आकृतियाँ और उनका डेवलपमेंट। तो इन सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे हम इस यूनिट के अंदर। तो आपकी क्लास 11th की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी के 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 है ये, अध्याय 5 और चैप्टर का नाम है खनिज और शैल, यानी आपकी चट्टानें। हमारे जैसा कि आप जानते हो पृथ्वी पर बहुत सारे खनिज हैं, अनलिमिटेड। आधे तो ऐसे हैं जिनका आई थिंक हमें अभी भी पता नहीं है कि वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। और आप सब पढ़ चुके हैं हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, पिघली हुई है, गर्म है। और अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के क्रस्ट की, संपूर्ण क्रस्ट की, भूपर्टी की, तो लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। और वो 8 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये ट्रिक है भाई आपको याद करने के लिए। ऑक्ससियालिक सोपमा, ऑक्ससियालिक सोपमा, पृथ्वी की जो भूपट्टी है यानी क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, OX से ऑक्सीजन, SI से सिलिकॉन, AL से एल्यूमिनियम, I से आयरन, C से कैल्शियम, SO से सोडियम, P से पोटाशियम एंड Ma से मैग्नीशियम। ऑक्ससियालिक सोपमा, इस ट्रिक के तहत आप याद कर सकते हो कि क्रस्ट पर कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में है, कौन सा कम है, और निम्न में से कौन कौन से पदार्थ पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके केवल इसी एक ट्रिक से कंप्लीट हो जाएंगे। शेष भाग में बात करें तो हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल, ये सारे पदार्थ भी भूपट्टी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आप प्रतिशत देख सकते हो। सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन 46.60 और सेकंड नंबर पर सिलिकॉन। तो आप दो तो याद करके चलोगे ही प्रतिशत में। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत? 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, मैग्नीशियम की बात करें तो 2.02%। तो आपको ये चीज़ें रीड होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे क्रस्ट है उस पर अनेक तत्व हैं, वो अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि क्या होता है ना, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ साथ मिलता है। जैसे खनिजों की बात करें तो पेट्रोल के साथ आपका पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी मिलती है। इसी तरीके से इस प्रकार जो खनिज हैं, यहाँ पर पहले इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणिक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन होगा और भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? जिसकी एक परमाणविक संरचना होगी, निश्चित रासायनिक संगठन होगा और भौतिक गुणधर्म होते हैं। हर एक खनिज दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता, कोई भी खनिज किसी एक तत्व से नहीं बनता। कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्व खनिज भी हमें देखने को। तो भाई हमारी जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल का भी निर्माण करने वाले जो भी तत्व हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हैं आपस में, बट वो संयोजन रूप से यानी चिपके हुए हैं विभिन्न तरीकों के द्वारा। खनिजों की अनेक किस्में भी पाई जाती हैं। अगर हम बात करें हमारी क्रस्ट पर तो 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है क्रस्ट पर, अकेली भूपट्टी पर, और उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। और ठीक है, अब क्या किया गया, इनमें से सामान्यतः ये माना गया कि लगभग जो सभी खनिज पदार्थ है वो केवल 6 प्रमुख खनिज समूह में ही डिवाइड होते हैं, जिन्हें शैलों का निर्माण करने वाला प्रमुख खनिज भी माना जाता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, कितने हैं, तो आंसर रहेगा 6 हैं,
ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। क्यों? क्योंकि मैग्मा से ही तो वो सारे खनिज पृथ्वी के अंदर से बाहर आते हैं, जो लावा के रूप में बाद में जम जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें भौतिक विशेषताएं हैं खनिजों की, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आती, ये एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं आता। तो फिर भी सिंपल तौर पर मैं आपको बता दूं, देख लो ध्यान से। यहाँ पर खनिजों की क्या क्या विशेषताएं होती है। भौतिक विशेषताओं की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो क्रिस्टल का भारी रूप, यानी उनकी भारी रूप कैसी है, घनाकार है, अष्टभुजाकार है, षटभुजाकार है, प्रिज्म है, किस प्रकार का है, तो ये इसका भारी रूप होता है। ठीक है, खनिज का। दूसरा विदलन, ये समतल सतह पर बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति को कहते हैं विदलन। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर ये टूट सकते हैं खनिज। तीसरा आता है विभंजन, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है, इतनी कठोर होती है कि अणुओं का कोई तल ही नहीं होता, बल्कि अनियमित रूप से भी टूटते रहते हैं। तो विभंजन, विदलन और खनिज का भारी रूप। नेक्स्ट आता है चमक। चमक, भाई चमकदार होगा तभी तो खनिज की अपनी एक ये कह सकते हो वैल्यू होती है। रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है। जैसे मेटेलिक है, मेटल का है, रेशमी है, ग्लोसी है, इस तरीके से रंग भी अलग अलग होते हैं खनिजों के। ठीक है, इनके परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं खनिजों के रंग, परमाणिक उनकी परमाणु टाइप संरचना से। जैसे कैल्सोपाइरेट है, मैलाकाइट है, अजूराइट है। कुछ खनिजों में तो अशुद्धियाँ भी होती हैं और उनके कारण रंग आ जाते हैं, और जैसे अशुद्धियाँ हटाओगे तो उनका कलर भी चला जाता है। जैसे अशुद्धियों के कारण ही क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, लाल और पीला हो सकता है। नेक्स्ट आता है धारियाँ। अब ये धारियाँ क्या होती हैं, जब हम खनिज को पीसते हैं तो उसका जो पाउडर है वो खनिज के रंग का या अन्य रंग का हो सकता है। जैसे मैलाकाइट का रंग हरा होता है, उस पर धारियाँ भी हरी होती हैं। फ्लोराइट का रंग बैंगनी होता है तो हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियाँ होती हैं। तो अलग अलग खनिजों की ऐसा ज़रूरी नहीं है, धारियाँ अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है पारदर्शिता, यानी पारदर्शी। जैसे हमारी पारदर्शिता मतलब आर पार पहुँचने वाली चीज़ें, पारभासी। प्रकाश किरणें आर पार होती है ना, और इसके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी में प्रकाश किरणें आर पार नहीं होंगी, तो कई खनिज आपके पारदर्शिता का रूप भी धारण करते हैं। नेक्स्ट आता है संरचना। नेक्स्ट है भाई संरचना। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष विशेषता महीन, मध्यम और खुरदरे पिसे हुए और अलग करने योग्य और अपसारी और विकरणकारी अनेक प्रकार की संरचना होती है। अलग अलग टाइप की संरचना देखी जाती है। कठोरता, हाँ भाई कठोर भी होते हैं। टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट और एपेराइट, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोडम, हीरा बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण के लिए इन तुलना में जो नाखून 2.5 है और कांच और चाकू की नोक 5.5 है। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपेक्षिक भार। सभी खनिजों का अपना अपना भार भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें, जैसे जैसे मैं आपको बता रही थी भाई, खनिज हमारी पृथ्वी के अंदर से आते हैं, बाहर आकर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं, और इसमें जैसे मैग्मा ठंडा होगा तो वो चट्टान बन जाता है और खनिजों की एक श्रृंखला का निर्माण होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं, ये सारे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं जो ठोस, द्रव, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं। कुछ खनिज हैं यहाँ पर और उनकी विशेषताएं भी दे रखी है, जैसे फील्ड्स पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आज तक इनसे क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लो। सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी फेल्ड स्प्रो में स्थित होते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन फेल्ड स्प्रो में ही स्थित होते हैं। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये भी अलग अलग फेल्ड स्पर में ही शामिल हैं। हमारी पृथ्वी की अगर क्रस्ट की बात करें तो उसका आधा भाग फेल्ड स्पर से ही बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से लेकर हल्का गुलाबी होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में हम फेल्ड स्पर का यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आधा भाग हमारी क्रस्ट का फेल्ड स्पर से ही बना है, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज। ये रेत और ग्रेनाइट का एक प्रमुख घटक है, एक तत्व मान सकते हो रेत और ग्रेनाइट का। इसमें सिलिका होता है, एक कठोर खनिज है। ये पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है, पानी में घुलता नहीं है। सफ़ेद रंग का होता है या रंगहीन होता है। इसका उपयोग रेडियो और रडार में होता है। ग्रेनाइट इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट आता है पायरोक्सिन। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका इनमें शामिल है पायरोक्सिन में। हमारी पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% जो हिस्सा वो पायरोक्सिन से ही बना है। भूपृष्ठ का 10% और आधा प्रतिशत फ्लोर स्पीड से। और यह उल्कापिंड में भी पाया जाता है पायरोक्सिन, और इसका रंग हरा और काला होता है। ठीक है, उल्कापिंड में भी पायरोक्सिन पाया जाता है। एम्फीबोल,
एम्फीपोल के प्रमुख तत्वों की बात करें तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% एम्फीपोल से बना है। हरे और काले रंग का होता है। एस्बेस्टस के उद्योग में भी इसका यूज़ होता है। हॉर्न ब्लेड भी एम्फीपोल का ही एक प्रकार है। तो क्रस्ट का 7% और इसके अलावा इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट आता है माइका। माइका पोटासियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका आदि में निहित होता है। माइका पृथ्वी की क्रस्ट में लगभग 4% जो अंश है वो माइका, इसे अभ्रक भी कहते हैं, माइका में पाया जाता है। ये सामान्यतः आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका प्रयोग होता है। बिजली वाले उपकरणों में माइका का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ खनिज थे। नेक्स्ट और भी दिए हुए हैं, जैसे ओलिविन, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिकन, ये सारे ओलिविन के तत्व हैं। मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका। आभूषणों में इसका ओलिविन का यूज़ होता है। हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं। बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। और बेसाल्ट किस प्रकार की रॉक्स हैं? बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट और बेराइट जैसे कुछ खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सारे क्या हैं? ये दोनों आपके टाइप ऑफ आयरन है, लोहे के प्रकार हैं। बॉक्साइट जिससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे भी खनिजों की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अब खनिजों के 2 टाइप देख लो। एक तो होते हैं धात्विक खनिज, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, धातु पाई जाती है। 3 प्रकार में से डिवाइड करते हैं। भूमल्य धातु, जैसे भाई आपकी कीमत ज़्यादा होती है, जिनकी सोना, चांदी, प्लेटिनम। दूसरा लोहे धातु, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं भी इसके अंतर्गत ही आएंगी। लोहा आएगा, स्टील आएगा और इसके द्वारा अन्य धातुएं भी आएंगी। नेक्स्ट आता है अलोहक धातु, जिसमें लोहे का अंश नहीं होता। तांबा, सीसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम ये सारी धातुएं आती हैं आपकी अलोहिक धातु में। नेक्स्ट आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। उसमें धातु होती है, इसमें धातु का अंश नहीं होते। जैसे गंधक है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, ये सारे अधात्विक खनिज है। सीमेंट भी अधात्विक खनिजों का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। अब आती है आपकी चट्टानें। आप सबको पता है चट्टानें हमारी जो क्रस्ट चट्टानों से ही बनी हैं, और जो चट्टानें हैं वो एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी हैं। जो चट्टानें होती है कठोर भी होती है, नरम भी होती है और अलग अलग रंगों की भी होती हैं। जैसे ग्रेनाइट है, कठोर है, शैलखंडी है, ये नरम है। ग्रेनाइट कठोर चट्टान है और शैलखंडी नरम है। गैब्रो काला है और क्वार्टरजाइट दूधिया यानी सफ़ेद है। गैब्रो काले रंग की होती है चट्टान और क्वार्टरजाइट दूधिया सफ़ेद। शैलों में जो खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा। फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज वही हैं आपके खनिज पदार्थ। सैलो, और अगर हम बात करें शैलो यानी चट्टानों और सतलाकृतियाँ और मिट्टी में निकट संबंध होने के कारण जो भूगोल शास्त्री को शैलो का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। यानी किसी भी भूगोल शास्त्री को चट्टानों का ज्ञान होना जरूरी है। एक आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? शैलों का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ रॉक्स कह सकते हैं आप पेट्रोलॉजी। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है पीजीटी लेवल पर भी और टीजीटी लेवल पर भी। पेट्रोलॉजी चट्टानों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन, दूसरी शैलों के साथ उनके संबंध, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है एक पेट्रोशास्त्री के द्वारा। चट्टानों में अगर हम बात करें तो आपकी चट्टानें मोस्टली तो 3 ही प्रकार की होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। आग्नेय चट्टान जो कि मैग्मा और लावा से घनीभूत होती हैं। अवसादी चट्टान जो कि बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें होती हैं उनके निक्षेपण से, उनके अपरदन द्वारा बनती हैं। तीसरा कायांतरित चट्टान, उपस्थित जो चट्टानें होती हैं अगर उनका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाए तो उस प्रक्रिया से निर्मित होती हैं कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले आती है आग्नेय शैलें। जैसा कि देखो पता भी है आग्नेय शैलें जो कि आपकी एक ये कह सकते हो आप किससे बनती हैं? लावा के जमने से बनती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा मैग्मा आता है बाहर लावा के रूप में, तो वो जमकर आग्नेय चट्टानें बनाता है, जिसे प्राथमिक, सबसे पहले यही चट्टानें बनती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं ये लैटिन भाषा के इग्निस वर्ड से बना है, इग्निस, और जिसका अर्थ होता है अग्नि।
जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि। ठीक है, मैग्मा के विषय में तो हम पहले ही जानते हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब भी आपका मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठंडा और ठोस बनने की ये प्रक्रिया पृथ्वी की क्रस्ट में और पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण उनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इसकी बनावट इसके कण के आकार, व्यवस्था और पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। किस प्रकार के कण है, किस प्रकार की अवस्था है, किस प्रकार का लावा है। यदि पिघले हुए जो पदार्थ है वो धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो जो खनिज के कण बनेंगे वो पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे और चिकने कण बनते हैं। शीतलता और मध्यम परिस्थितियां होने पर जो आग्नेय शैलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के भी हो सकते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं लावा पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कण बनेंगे। ग्रेनाइट हुआ, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, टफ, ये सारे के सारे आपके आग्नेय चट्टानों के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया। ये ज्वालामुखी ब्रेशिया जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े ज्वालामुखी टुकड़ों को कहते हैं। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं उनको। नेक्स्ट आती हैं अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। ये लैटिन भाषा की सेडिमेंट से बनी है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना, यानी निक्षेपित हो जाना, व्यवस्थित हो जाना। पृथ्वी की सतह की जो शैलें हैं, चाहे वो आग्नेय है या कायांतरित हैं, जब उनका अपक्षय होता है तो वो टूट फूट जाती है और विभिन्न प्रकार के विखंडों में यानी टुकड़ों में विभाजित होती हैं। अब ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों का बहिर्जनिक कारकों के द्वारा निक्षेपण हो जाता है, और जब निक्षेपण हो जाता तो ये लेयर्स के रूप में जम जाती हैं, और जब ये लेयर्स के रूप में बन जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं लिथिफिकेशन यानी शीलीभवन, लिथिफिकेशन। ठीक है, बहुत सी जो आपकी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शीलीभवन के बाद अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं, और इसी वजह से बालू का शैल आज जैसी जो अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह भी देखने को मिलती हैं। तो निर्माण पद्धति की बात करें तो निर्माण पद्धति के आधार पर जो अवसादी चट्टानें होती हैं, 3 प्रमुख इन्हें भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है यांत्रिक रूप से। यांत्रिक रूप से जब अपने आप चटक कर चट्टानें टूट जाती हैं, चटक कर टूट गई ना, उस चीज़ को कहते हैं यांत्रिकी। बालू का शम, पिंड शिला, चूना प्रस्तर, शैल, विमृदा, ये सारी की सारी यांत्रिकी रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट आती है कार्बनिक रूप से निर्मित। उदाहरण थे जैसे गीजराइट है, खड़िया है, चूना पत्थर है, कोयला है, ये सारी की सारी कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। तीसरी आती है रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें, जैसे श्रृंग है, प्रस्तर है, चूना पत्थर है, हेलाइट है, पोटास है, ये सारी की सारी आपकी निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलें हैं। तीसरी आती है कायांतरित शैल, जिस नाम ही इसका देखो, कायांतरित यानी काया में परिवर्तन यानी रूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण जो चट्टानें निचले स्तर की ओर खिसक जाती हैं, तो जब भूपृष्ठ से उठता हुआ या पिघलता हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली चट्टानों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें शैलों का पुनः क्रिस्टलीकरण भी हो जाता है। वास्तविक शैलों में जो पदार्थ है पुनः संगठित भी हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने या पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिकी, व्यवधान और पुनः संगठित होना कायांतरित कहलाता है। सिंपल सी बात है भाई, जब आपकी कोई भी आग्नेय या अवसादी चट्टान अधिक तापमान, अधिक दबाव या अधिक किसी अन्य प्रक्रिया के संपर्क में आएगी ना, तो वो कायांतरित चट्टान बन जाती हैं। ऊष्मा कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में जो रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं और उनका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। ऊष्मा कायांतरण भी आगे चलकर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संपर्क कायांतरण और दूसरा होता है प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क देखो नाम से ही पता चल रहा है, संपर्क यानी जब चट्टानें गर्म और ऊपर उठते हुए मैग्मा या लावा के संपर्क में आ जाएंगी। ठीक है, किसी जगह पर ज्वालामुखी फटा, गरम गरम लावा बाहर आ रहा है, तो वहाँ की जो चट्टानें वो मेल्ट हो जाती हैं, दोबारा से उनका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है और मैग्मा और लावा के योग से उनमें नए पदार्थ पैदा हो जाते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में क्या होता है, प्रादेशिक कायांतरण में
आपका उच्च तापमान और दबाव, इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां पैदा हो जाती हैं, यानी हलचल के कारण, और उनका पुनः क्रिस्टलीकरण भी हो जाता है। इसमें कुछ कण या खनिज सतही रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कांतरित शैलों में खनिजों और कणों की इसी व्यवस्था को पत्रण भी कहते हैं या रेखांकन भी कहते हैं। फोलेशन, ठीक है, या लाइनर। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूह के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि वे हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेडिंग। और बेडिंग प्रदर्शित करने वाली जो चट्टानें होती हैं उन्हें कहते हैं बेडेड शैलें। सिंपल सी बात है, आपकी प्रादेशिक में क्या होगा, विवर्तनिक के हलचलों के कारण या विवर्तनिक के कारण जब आपकी चट्टानें एक जैसी चट्टान एक जगह हो जाएगी तो उसे पत्रित, और जब आपके अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे तो अपत्रित। और कांतरित शैलों में इस प्रकार की संरचनाओं को बेंडिंग और बेंडिंग जो दिखाती हैं चट्टानें उनको कहते हैं बेंडेड शैलें। कांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कांतरित शैलों के प्रकार भी निर्भर करते हैं। दो प्रमुख भागों में इन्हें बांटा जा सकता है, जैसे पत्रित शैल और अपत्रित शैल, जो मैं अभी आपको बता रही थी। पतिताशय में ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज, ये सारे आपके रूपांतरित शैलों के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है शैल चक्र। शैल चक्र कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है, आप मैप से समझो। सबसे पहले हमारे धरातल पर कौन सी चट्टानें बनी है भाई? आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें बनी है? आग्नेय। सेकंड नंबर पर जब आग्नेय चट्टानें टूटी फूटी, अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, और फिर हमारी बनी अवसादी चट्टानें। अवसादी और आग्नेय जब किसी ऐसी चट्टानों के संपर्क में आती हैं अधिक तापमान दबाव में तो बनी कांतरित शैल। कांतरित शैल जब दोबारा मैग्मा के संपर्क में आएंगी तो दोबारा से बन जाएगी आपकी आग्नेय शैल। समझ रहे हो? तो ये जो पूरा सर्कल है इसी तरीके का चलता रहता है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बीच ये इसी तरीके से चलता रहता है और इस पैराग्राफ में इसी चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये था भाई आपका चट्टानों वाला चैप्टर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप दोगे। निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? मैंने आपको बताया था सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, लोहा और पोटाशियम, और लोहा और निकल। तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दोगे। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा कांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है? परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत या पत्रण। थर्ड है, कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? सोना, माइका, चांदी, ग्रेफाइट। फोर है, कौन सा कठोरतम खनिज है? टोपाज, क्वार्ट्ज, हीरा, फेल्सपर। और लास्ट है, कौन सी जो चट्टान है वो अवसादी नहीं है? टाइलाइट, ब्रेशिया, बोरेक्स और संगमरमर। तो गाइस चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरा। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, इजी सा था। तो आई थिंक आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो क्वेश्चन। इसके साथ मेरी क्लासेस आपको कैसे लगते हैं वीडियोस, वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। देखते रहिए मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय।